वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से प्रत्याशित आरओ, एपीएस और अन्य वैकेंसीज में सीबीटी के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर स्टेज 1 की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया पेड बैच शुरू हुआ है 19 अगस्त 2023 से। आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी पेड बैच के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सीबीटी की यानी जो स्टेज 1 का जो एग्जाम है, ए से लेकर एल तक के जो बिंदु हैं, इनकी पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 200 आते हैं, मार्क्स यहाँ पे 200 रहते हैं। एनटीए के द्वारा इसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ था और इसी पैटर्न पर एग्जाम दोबारा होने की उम्मीद है पूरी। स्टेज 2 में टाइपिंग होगी, उसका सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम नहीं दे सकेगी। स्टेज 1 की पूरी तैयारी के लिए आप चाहें तो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 19 अगस्त से शुरू हुआ है। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पे होगा और सीबीटी फॉर्म में होगा, कंप्यूटर बेस्ड मॉड्यूल फॉर्म में। तो ये आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा और फिर टाइपिंग होती है। लास्ट टाइम टाइपिंग जो है सीबीटी के साथ ही हुई थी उसी दिन। तो 250 में से आपकी मेरिट बनती है, इसमें इंटरव्यू वगैरह होते नहीं है और इससे आपको आरओ, एपीएस वगैरह की पोस्ट मिल सकती है। सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, आपको बता दी जाए कि यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसके बारे में बताया गया था। इसको आपको पूरा देखना है शुरू से आखिर तक। इसमें सभी पीवाईक्यू वगैरह दिखाते हुए और पूरा मार्गदर्शन यहाँ पे बताया जाएगा किस तरीके से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच में आने के बाद कैसे आप तैयारी कर सकते हैं इन पोस्ट की। तो ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, इसको अगर हम पढ़ें बिंदुवार। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का इतिहास। थर्ड में इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा हुआ है। फिर इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, फिर कल्चर, संस्कृति, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आरओ का सिलेबस अगर किसी ने देखा होगा यूपीपीएससी का तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि वही वाले पॉइंट है। एक्स्ट्रा वाले पॉइंट खाली यहाँ पर देख लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये जुड़ गया है और जुड़ा है आपका जनरल इंग्लिश। ठीक, जनरल इंग्लिश के करीब 10 सवाल आते हैं। जनरल हिंदी है इसमें लेकिन उसका वेटेज ज़्यादा नहीं, उसके भी 10 ही सवाल आते हैं। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के यहाँ पे 20 से 25 सवाल हर शिफ्ट में देखे गए थे, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था इस पैटर्न पर दिसंबर और जनवरी 2021-22 में। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं उनको समरी फॉर्म में बता दे रहा हूँ कि आपको डेली 4 से 5 घंटे यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। मॉड्यूल स्टडी फॉर सिविल सर्विस देगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस के लिए कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विस देगा। इसमें आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, मतलब क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं की प्रैक्टिस आपको कराई जाती रहेगी। आपको मॉड्यूल इसका नहीं मिलेगा, मतलब तैयारी के लिए मॉड्यूल ऐसा स्पेसिफिक नहीं मिलेगा। कोई थ्योरी वैसे भी नहीं हो सकती एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए, तो यहाँ पर प्रैक्टिस कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं आपके 80 दिवस में जो है पूरे करा जाएंगे 80 मॉड्यूल के फॉर्म में। कुल मिलाकर 80 मॉड्यूल यहाँ पे दिए जाएंगे और इन मॉड्यूल्स के कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। लास्ट टाइम पेपर हुआ था 2021 दिसंबर में और जनवरी 2022 में, तो यही पैटर्न फॉलो किया गया था। और सीबीटी के बाद एमसीक्यू बेस्ड के बाद 50 नंबर की टाइपिंग हुई थी और उसी पर फिर मेरिट बनती है और कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें होता नहीं है। तो 50 नंबर की आपका सेकंड स्टेज यानी कि टाइपिंग, 200 नंबर का ये वाला, 250 पर आपकी यहाँ पे मेरिट बनती है। तो यहाँ पे कट ऑफ भी मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ आपको। पेपर 2 तरीके के होते हैं। पेपर एक आरओ यूपीपीएससी जैसा होता है जिसमें पोस्ट काफ़ी कम आती हैं और काफ़ी सारे लोग फिल भी करते हैं, लेकिन उसका कट ऑफ कम रह जाता है। जनरली कम इसलिए रह जाता है क्योंकि पेपर जो है थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल का आता है, टफ लेवल का आता है। इसमें क्या होता है कि पेपर आपको लगेगा कि अरे ये तो कर लेंगे, इसके सारे क्वेश्चन ऑनलाइन टाइप लग रहे हैं, लेकिन इसमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। अगर हम 2018 वाले एग्ज़ाम की बात कर लें, ठीक है, तो इसमें कट ऑफ कितना गया था? इसमें 206 कट ऑफ गया था। ठीक, ये 250 में से कट ऑफ में बता रहा हूँ। पैटर्न वही है, 200 मार्क्स पहले ये रिटर्न होता था, मतलब OMR बेस्ड होता था, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता था। तो 200 नंबर उधर के आपके हो गए और 50 मार्क्स टाइपिंग के हो गए। तो उसमें से ये आया आपका 250 में से 206 कट ऑफ गया था 2018 में, 19 में, मतलब 2018 की वैकेंसी का जो 19 में पेपर हुआ था जनवरी फरवरी में उसका है। फिर ये 2019 वाली वैकेंसी का जो हुआ था एग्जाम, इसमें 213 करीब गया था, 212.70। और टाइपिंग में मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग का अगर आपको नहीं पता है, वैसे पता कर लिया होगा आपने, टाइपिंग बहुत अच्छे मार्क्स लोग लाते हैं। 47.5 जो है ले आते हैं, 48 ले आते हैं, 44 तो बहुत सारे लोग ले आते हैं, 45 ले आते हैं, क्योंकि टाइपिंग जो है ये मतलब बहुत स्कोरिंग हो सकती है आपके लिए। अगर आप पूरा सब अच्छे से टाइप कर लेते तो आपको 45 प्लस आसानी से मिल जाते हैं। कुछ के नंबर बहुत कम रह जाते हैं, वो अच्छा पूरा अपना पैराग्राफ नहीं टाइप कर पाते हैं तब। तो टाइपिंग में आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसमें जो है आपको टारगेट करना है कि 200 का जो होगा इसमें 170 प्लस हमको टारगेट करके रखना है और बिल्कुल ये अचीवेबल है। कैसे अचीवेबल है अभी सब बताया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है।
ठीक है, कट ऑफ इसमें हायर साइड रहता है, पेपर थोड़ा सा इजी को आता है, लेकिन वही बात है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। इसके साथ ही आपको पेड क्विज से जोड़ा जाएगा जब भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होता है, और खासकर ये तो अब ऑनलाइन ही है, तो इसमें पेड क्विज का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसको आपको पेड क्विज को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, और पेड क्विज में जरूर आप पार्टिसिपेट करिए अगर आप पूरा कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो। और जिन लोगों ने पूरा कोर्स लिया उनको पेड क्विज से जोड़ा गया होगा। तो डेली 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की इस पर प्रैक्टिस कराई जाती है। 10 प्रश्न जो है सामान्य हिंदी के, 10 जनरल इंग्लिश के, 10 कंप्यूटर के, और बाकी जीएस टॉपिक्स के होते हैं। इसके अलावा आपकी ये टेस्ट सीरीज होगी, 11 नवंबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं, और ये फाइनली आपकी 2 दिसंबर तक खत्म होगी। इस तरीके से सेक्शन वाइज टेस्ट भी होंगे, आपके फुल लेंथ भी होंगे। जितने आपके ए से लेकर एल तक के सेक्शन दिए हुए हैं वो सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। उसमें होंगे हर टेस्ट में 50 सवाल, और जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे उसमें हर टेस्ट में होंगे 200 प्रश्न, जैसा आपका ये CBT आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस पर करेंगे। ये डेट्स टेंटेटिव हैं, अगर पहले एग्जाम डेट आ जाती है तो सारे टेस्ट को प्रीपोन किया जाएगा, आपको पता है यहाँ पे है। और बाकी जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया उनको डिस्कशन ग्रुप से भी ऐड किया गया होगा। डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं लगातार, कोई भी आपका डाउट है आप डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हैं अगर आपने HC का फुल पेड ग्रुप लिया है तो, ठीक है। UPSC जो RO का एग्जाम कराता है और HC जो RO का एग्जाम कराता है उसके पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये हम इस समय जो पेपर दिखा रहे हैं आपको, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको UPSC जो RO का एग्जाम कराता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस, ठीक, एक जैसा होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा HCRO का एग्जाम का पेपर, जो कि आंसर शीट के फॉर्म में, रिस्पॉन्स शीट के फॉर्म में हमको मिलता है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको HCRO में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। HCRO इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। HCRO का जो आपका CBT होगा उस पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इस तरीके के, जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले कुछ सवाल होते हैं जिसमें एक ही सवाल में कई स्टेटमेंट होते हैं, जैसे इसमें 2 हैं, कई बार जो है 3-4 भी होते हैं। तो ऐसे कोड वाले सवाल HCRO नहीं पूछता जनरली, इसी वजह से उसका कट ऑफ भी कम रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमको समझ में आता है इस तरीके के भी एग्जाम में क्वेश्चन HC में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। NTA इस तरीके के क्वेश्चन अभी फ्रेम नहीं करता है आपके HCRO और APS वगैरह के एग्जाम में। इस तरीके के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं अरेंज करने वाले या चूज नॉट करेक्ट वाले, इस तरीके के अभी क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं। जबकि RO के प्री और मेंस में UPPSC जो कराता है उसमें क्वेश्चन से इस तरीके के देखे जाते हैं। ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं HC में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO में जो NTA कराएगा उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, उसमें आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, सिंगल फैक्ट पूछने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये जो थोड़े से कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन होते हैं ये HC RO में नहीं आते हैं, ये UPPSC में आते हैं। UPPSC और RO में आते हैं, HC RO में ये नहीं आते कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तैयारी भी आप इसी तरीके से ओरिएंट करेंगे जिस तरीके से हमको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके के अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस नहीं आते हमारे एग्जाम में। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं पेपर, ये आपका HC रिव्यू ऑफिसर का पेपर है एआरओ का, 19 दिसंबर को शिफ्ट 1 में जो हुआ था, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये रिस्पॉन्स शीट जो स्टूडेंट्स डाउनलोड करते हैं उसमें है 25 सवाल सबसे पहले यहाँ पे होते हैं रीजनिंग के, एप्टीट्यूड रीजनिंग मिला करके 25 प्रश्न इसमें होते हैं सबसे पहले। फिर यहाँ पर जो है शुरू हो जाते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 1 MB में कितनों किलोबाइट होती है, यहाँ पर ये सब पूछा है। फिर इसमें नॉर्मल कंप्यूटर क्वेश्चन हैं कि हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये कंप्यूटर का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, उससे आप ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेजर सारे लगभग सारे क्वेश्चन आप इसमें अटैम्प्ट कर ले जाएंगे जिस तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके के कंप्यूटर क्वेश्चन होते हैं पहले, रीजनिंग के बाद कंप्यूटर के, फिर ये हिंदी क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला इसमें क्या होता है, तो ये द्विज होता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। फिर शाह सा शाह, ये चारों जो है किस प्रकार के व्यंजन है, ठीक है, ऊष्म है। चीनी आक्रमण से देश में एक लहर आई है, रेखांकित में से इसका अर्थ बताइए, लहर का मतलब क्या है। लहर का यहाँ पे मतलब है आपका जोश, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। फिर आगे जैसे यहाँ पे शीतोष्ण में पूछा है कि संधि कौन सी है, तो शीत धन उष्ण यहाँ पर आ जाएगी आपकी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, इसमें जो है संधि लिख दिया लेकिन ऑप्शन सारे समास के दे रखे हैं, तो समास में द्वंद्व हो जाता, तो ये जो है इस तरीके से सही है। तो एक आधे क्वेश्चन रॉन्ग भी होते हैं तो उसका फिर आपको नॉर्मलाइज करके मार्क्स बताया जाता है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसमें वाक्य का उदाहरण बताना है कौन सा, विपरीतार्थक युग्म कौन सा है। किसी वस्तु को मापने की किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा के लिए मुहावरा कौन सा होगा, मुहावरे लोकोक्तियां हैं।
शुद्ध शब्द इसमें छांटना है। इसमें ये 3 आपके अशुद्ध वाले हो गए, इनका शुद्ध करके लिखा हुआ है, और ये आपका बच रहा है यावत जीवन, ये आपका सही वाला हो गया। तो इस तरीके से आपको सारे मिल जाएंगे शुद्ध अशुद्ध जो लर्न करते हैं हमारे मॉड्यूल में, और फिर जो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी उसमें पर्यायवाची शब्द शब्द युग्म पहचानना है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपके इंग्लिश वाले क्वेश्चन ये यहाँ पे फिर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक अलग तरीके क्वेश्चन इसमें पूछता है कि गिवन लेटर्स को प्रॉपरली अरेंज करें कि एक कोई ऑप्शन इसमें सही मिल जाए। तो जैसे यहाँ पे HPYTDOI लिखा है, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं कि मीनिंगफुल बन जाए। टाइफॉइड इसका बन जाएगा जो कि एक डिसीज़ है, तो इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन आता है इसमें। इलैटिस का मीनिंग क्या होगा, गेनसे का सिनोनिम क्या होगा, स्पेलिंग सही वर्ड हीनियस की कौन सी होगी, हीनियस क्राइम जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फाइंड करना है। फाइंडिंग द क्विकेस्ट डैश टू योर डेस्टिनेशन इज डैश इफ़ यू आर इन हरी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है ना आपको क्विज ग्रुप में कराई जाएगी, इसलिए क्योंकि क्विज ग्रुप से आप जो है कई बार प्रैक्टिस करके सीखेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्लेसेस द सेट ऑफ वर्ड वन हु डाउट्स द ट्रुथ। तो ये आपका पूछा है, हम लोग कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो ये स्केप्टिक हो जाएगा। फर्टिव का मतलब क्या होता है, तो फर्टिव का मतलब हो जाएगा स्टिल्थी, ऑप्शन नंबर 2। फिर ये टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी ए से लेकर एल तक के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जितने भी फैक्ट्स उस ए से लेकर एल तक के पॉइंट्स के पूछे जा सकते हैं, सारे फैक्ट्स आपके स्टडी मटेरियल में कवर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना कोई वीडियो देखना पड़ेगा, ना लाइव क्लास देखने की ज़रूरत होगी। करंट अफेयर आप ले लें, चाहे जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट ले लें, इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स ले लें, या फिर कोई भी मिसलेनियस फैक्ट ले लें, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। पूरा हम आपको 80 मॉड्यूल में कवर करा देंगे। फिर आपकी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। ये कई बार डाउट्स होते हैं। जो आपको मॉड्यूल जो दिया जाएगा केवल वही आपको स्टडी करना है। मॉड्यूल के बाद आपको हालांकि सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी रिवीजन के लिए, उसी को आपको पढ़ना है। कोई भी आप बुक यहाँ पर लेने मत जाइएगा, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम अभी है नहीं। आप पढ़ चुके हैं बुक्स, अच्छी बात है बेसिक के लिए, लेकिन आप पूरा बुक से नहीं सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। आपने देखा 12 पॉइंट्स है करीब सिलेबस में, और 12 पॉइंट्स के लिए 24 से 30 किताबें तक लोग बता देते हैं, जबकि वो कवर नहीं किया जा सकता है। बेसिक समझ आपने बना ली है, ठीक बात है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, आप सब कुछ यहाँ पर मॉड्यूल में समझ भी जाएंगे। और जिस हिसाब का पेपर आता है, पेपर कैसा आना है, फैक्चुअल आना है, उसमें कंसेप्चुअल तैयारी हमको करनी नहीं है। तो जो जैसे एग्जाम की डिमांड होती है उसी हिसाब से एससीएस तैयारी कराता है। जो हमने अपने मॉड्यूल को फैक्चुअल पेपर के लिए डिज़ाइन किया है, और आप उसको पूरा कर सकते हैं। आपको मॉड्यूल को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर डेली 4 to 5 आवर का आपको संकल्प दिया गया है। आपको संकल्प लेकर के 4 to 5 आवर स्टडी करना है और रिवाइज करना है। अभी कैसे रिवाइज कर सकते हैं, कैसे आप डेली प्लान बना सकते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। एडिशनल बुक्स वगैरह इसमें अवॉइड करिएगा। जो यहाँ पे कंटेंट दिया गया है वही सफिशिएंट है। फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में कुछ लोग और भी ज़्यादा सोर्स ले आते हैं, फिर सब कुछ पढ़ नहीं पाते हैं एग्जाम से पहले, और कट ऑफ से रह जाते हैं। कोई लाइव क्लास अगर आप कर रहे हो एचसी के लिए तो मत करिएगा। लाइव क्लासेस से एचसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। जो 12 पॉइंट का सिलेबस है वो लाइव क्लासेस में नहीं कराया जा सकता। अगर किसी ने कराया भी तो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। HCRO की तैयारी जो है, जैसी एग्जाम की डिमांड है वैसे ही हम लोग इसमें कर सकते हैं। पेड क्विज आपको अपलोड कर दिए गए सारे क्वेश्चंस, लेकिन सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले आपको अटेम्प्ट करके जाना है। और आप डेली नियम बनाइए कि कम से कम जितने पहले क्वेश्चन है, जितने आगे क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, उनको अटेम्प्ट करते रहिए। डेली 30 मिनट आपका 4 से 5 घंटे में प्रैक्टिस में जाना चाहिए। प्रैक्टिस में क्या है, प्रैक्टिस में भाई आपकी पेड क्विज हो गई। प्रैक्टिस में क्या है, प्रैक्टिस में हमने PYQ जो आपको कुछ कंपाइल करके दिए उसको आप लगाइए। पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना जरूरी है। पेड क्विज का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। HC के पेड क्विज ग्रुप में अगर हम देखें तो जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं 2021 वाले पेपर में जो CBT हुआ था, उसी हिसाब से हम लोग अपलोड करते हैं, और ऑनलाइन इसको सॉल्व करने का आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर हम देखें करेक्ट सिनोनिम, जैसे यहाँ पर विस्टफुल का पूछा है, और अगर हम इस पर चूज़ करें करेक्ट वाला, तो इस तरीके से यहाँ पे बलून जो है ब्लिंक कर जाते हैं, और इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हमको पता चल जाता है। ठीक, मान लीजिए हम यहाँ पर गलत यहाँ पे मान लीजिए सिलेक्ट करते हैं जानबूझ करके, इसका सही उत्तर जो है ये नहीं है, लेकिन मैंने सिलेक्ट किया तो ये आपका गलत हो गया। सही उत्तर कहाँ पे दिखा रहा है, सही उत्तर यहाँ पे जब ये वाइट टिक है ब्लू बैकग्राउंड में, वहाँ पे दिखा रहा है, और एनिमेशन भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपका मेमोरी, आपका ब्रेन जो है रजिस्टर करता है इसको सही या गलत के रूप में, और आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं। समलैंगिक विवाह अनुमति देने वाला पहला सेंट्रल यूरोपियन कंट्री कौन सा बना है। मान लीजिए हम लोग एस्टोनिया चुनते हैं, ये आपका सही उत्तर है, तो यहाँ पे एनिमेशन हो जाएगा। ऐसे ही विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक जो है विजयनगर साम्राज्य पर आधारित सलमान रश्दी की है। आपको मॉड्यूल के कंटेंट में मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस भी आपने यहाँ पे कर ली। ठीक है,
तो ये हिंदी इंग्लिश में 2 बार कई बार क्वेश्चन अपलोड होते हैं, तो आप 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है, तो इस तरीके से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बुक मेड इन इंडिया किसने लिखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो अमिताभ कांत की किताब है। जितने भी इंडेक्स वाले सवाल हैं, करंट अफेयर हो, जीएस वाले सवाल हों, ठीक है, तो आपका जैसे मिलाना है कि कौन सा रिवर कौन सी मतलब कौन सी सिटी किनारे है वो मिलाना है। तो मान लीजिए हम इसमें गलत चूज़ करते हैं, कोसी गोरखपुरी आपका सही सुमेलित नहीं है। नैमिषारण्य किस जनपद में स्थित है, ये यूपी के सवाल जो कई सारे आते हैं, ये हमने यहाँ पे कराए हैं। तो इस तरीके से सैयद सलार का मेला बहराइच में, तो इस तरीके से प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। प्रैक्टिस का यहाँ पे बहुत महत्व, निगेटिव मार्किंग हो या ना फिर ना हो, अगर आप सीबीटी बेस्ड पेपर देने जा रहे हैं तो कई सारे इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी ये पूरा कंटेंट आपको मॉड्यूल में भी मिलता रहेगा और सब्जेक्ट वाइज नोट्स पे भी ये मिलता रहेगा, ठीक है। जिस हिसाब से एग्जाम में एनटीए पूछेगा उस हिसाब से हमने क्वेश्चन यहाँ पर पेड क्विज में कराए हैं। आप जो है पहले क्वेश्चन पे जा सकते हैं, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक है, यहाँ पर जा करके आप सबसे पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है, इसको शुरू कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम टेंटेटिव डेली शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप एचसी के लिए अपना सकते हैं। टेंटेटिव डेली शेड्यूल में अगर आप देखें तो हम आपको मॉड्यूल देने वाले हैं, तो एक मॉड्यूल पढ़ने में जो आपको समय लगना चाहिए 1.5 आवर से ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत थोरली पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे तो 90 मिनट हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं सिर्फ रीड करने के लिए और उसमें समझ बनाने के लिए। एप्टीट्यूड रीजनिंग की प्रैक्टिस जो है डेली 30 मिनट यहाँ पे कंटिन्यू रखी। 200 में से 25 क्वेश्चन यानी कि 1/8 हिस्सा इसका आपके एग्जाम में आना है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिस वाली ही हैं, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने सवाल लगाएंगे, पीवाईक्यू आप देखिए, प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि पीवाईक्यू से एनालाइज करिए कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं या फिर कौन कौन से चैप्टर्स हमारे एग्जाम में आते हैं, तो उन्हीं चैप्टर्स संबंधित आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। क्वेश्चंस कई सारे हम करवाएंगे पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस होंगे आपके। अगर आपके पास कोई भी बुक है पुरानी रीजनिंग के और उसमें वाले चैप्टर्स दिए हैं जिनसे पूछा गया है एनटीए, जिसमें एनटीए के ये सवाल पूछे गए हैं चैप्टर्स में से, हमने आपको ग्रुप में पीवाईक्यू दिए हैं, उससे मिलते जुलते रीजनिंग के सवाल अगर आपको जिस भी बुक में मिले उससे लगाइए लगातार। और आपका कोई डाउट है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं एडमिन से। कोई भी आपका डाउट है, अगर आप फुल पेड ग्रुप वाले में हैं तो एडमिन से जो है डाउट डिस्कस कर सकते हैं उसमें। और प्रैक्टिस यहाँ पर आपको डेली मेंटेन करना है। डेली पेड क्विज सॉल्व करने में जो मैं आपको समय दे रहा हूँ 20 मिनट यहाँ पे सफिशिएंट होगा। अगर आप इसका कुछ नोट नहीं करते हैं तो नोट करते हैं तो यहाँ पर 35 मिनट यहाँ पे सफिशिएंट होगा। अभी कम से कम 50 क्वेश्चंस डेली टारगेट करिए, क्योंकि आपका बैकलॉग भी है। डेली 50 क्वेश्चंस कम से कम कर रहे हैं, 70-80 तक जितने भी आप कर सकें वो आपका फ़ायदा होगा। इसमें पुराने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, जो नए आ रहे हैं वो भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, तो पुराने सॉल्व कर सकते हैं, तो नए सॉल्व करते हुए कुछ पुराने क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर सकते हैं, जैसा मैंने दिखाया। अब बाकी जो पोर्शन बच रहा है, मेजर पोर्शन जो 2 घंटे का जो चीज़ बच रही है 2 आवर्स, ये आपको रिवीजन पे देना है। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में रिवीजन और प्रैक्टिस का बहुत महत्व है, ठीक है, क्योंकि उसी अवधारणा पर जो है पूरा कट ऑफ जो है निकल सकता है। रिवीजन प्रैक्टिस, क्योंकि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे वो मैंने दिखाया। पेड क्विज से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन रिवीजन भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे हो सकता है भाई? रिवीजन का आप शेड्यूल बनाइए कि 5 मॉड्यूल का फिनिश होने के बाद रिवीजन करेंगे, कि 7 मॉड्यूल फिनिश होने के बाद करेंगे। कोई भी आप अपना शेड्यूल बनाइए कि 10 मॉड्यूल फिनिश होने के बाद हम उसका रिवीजन करेंगे। वो डेली आपका होना चाहिए। जैसे 5 मॉड्यूल हुए, आपको डेली जो है आगे एक मॉड्यूल पढ़ने के साथ साथ पुराने का डेली 2 घंटे का रिवीजन करना है। इसका आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग पूछते हैं कि इतना सारा कंटेंट है कैसे रिवाइज होगा। सबका रिवाइज होता है। जो लोग रिवीजन करते हैं उनका रिवाइज होता है, उनका तैयार भी होता है और वो एग्जाम में अच्छा करके भी आते हैं। एचसी के लिए आपका ये प्लान रह सकता है, हमारा पूरा कंटेंट जो है, हमारा पूरा सपोर्ट एचसी एग्जाम को लेकर है। हमारे इस कंटेंट से अदर किसी एग्जाम में अगर आपको लाभ मिलता है, संभावित लाभ मिलता है, तो आपका अदर या एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। इसमें जो है हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है अदर एग्जाम को सर्व करने के लिए। हमारा कमिटमेंट यहाँ पर है केवल और केवल एचसी के आरओ एग्जाम को लेकर के, जो अपकमिंग वैकेंसी है एचसी की तरफ से। कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कई बार, अगर आप पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कि इतना सब कुछ कैसे तैयार होगा, इतने सारे पॉइंट्स हैं, उसके इतने सारे फैक्ट हैं, गिनने बैठेंगे तो तमाम चीज़ें हो जा रही हैं। अगर आप ऐसे गिनते रहे कि हमको ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना है और इतनी सारी चीज़ें लर्न करनी है, सिनोनिम एंटोनिम याद करना है, कंप्यूटर में कीवर्ड्स याद करना है हमको, मतलब शॉर्टकट की से याद करना है, डेफिनेशन से याद करना है, करंट अफेयर में इवेंट्स और डेट्स याद करना है, पॉलिटी में कई सारी चीज़ें लिस्टिंग याद करना है, तो आपकी हालत भी इनके जैसी हो जाएगी। लेकिन इनके जैसी हालत आपको नहीं बनानी है, ठीक है। जो पूरा स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं उनकी ऐसी हालत नहीं हो पाती है। तो इससे बेफिक्र रहिए। जो मैंने चीज़ें बताई आपको, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन,
मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपको करना है, जो सिलेक्ट होते हैं वही करते हैं, ठीक है। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रिसोर्स जो है वो क्या है, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है। प्रैक्टिस के लिए जो हमने बताया आपको कि पेड क्विज है, जो हमने कुछ पीवाईक्यू दिए हैं उनसे आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ज़्यादा ज़रूरी है पीवाईक्यू में देखना कि सवाल किस अवधारणा के बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने वैसे आपको ब्रीफ कर ही दिया है किस तरीके के सवाल आते हैं, फिर भी आपको पीवाईक्यू एक बार खुद से देखना चाहिए। पीवाईक्यू में जो आंसर लगे हुए हैं स्टूडेंट के आंसर हैं, वो मतलब ऑफिशियल की नहीं है ना हमारे आंसर हैं, ठीक है। तो आंसर मिलाने से अच्छा उसमें फोकस करिए क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बदल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए हम आपको पेड क्विज दे रहे हैं, प्लस आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। यह आपकी सफिशिएंट होगी। पेड क्विज में तमाम तरीके के और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे जब एग्जाम नज़दीक होगा। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके जो है आप अपनी स्थिति हमेशा बेहतर रख सकते हैं और हमेशा उन लोगों से आगे रहेंगे जो रिवीजन नहीं करते। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसकी हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। कई लोगों के मन में फिर ये सवाल आता है कि नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब फैक्चुअल पेपर की तैयारी होती है तो दो तरीके की अवधारणाएं यहाँ पे काम करती हैं। अगेन, एक होती है नोट मेकिंग की अवधारणा, काफ़ी अच्छी बात है, कुछ लोग बनाते हैं, बनाना भी चाहिए। जब आप कोई कॉन्सेप्चुअल एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो जिसमें आंसर राइटिंग होती हो या फिर अलग तरीके के एग्जाम में, तो उसमें नोट मेकिंग जरूरी होती है। एक होता है मल्टीपल रिवीजन वाला, जो कि मैंने बताया। अब कोई भी एक मेथड फॉलो करके आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होंगे या फिर ये नहीं करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होंगे। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन या फिर रीडिंग करके भी और नोट मेकिंग करके, दोनों तरीके से जो है लोग सिलेक्ट होते हैं इसमें, किसी भी हम लोग कह सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड पेपर में। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। नोट मेकिंग कैसे करना चाहिए? नोट मेकिंग ऐसे करना चाहिए कि नोट मेकिंग में आप ज़्यादा जगह ना लें, शॉर्ट होने चाहिए आपके नोट सबसे पहले, और रेलिवेंट होने चाहिए। रेलिवेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मॉड्यूल हमने दिया, उसमें ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट ऑफ नेबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ कोस्टल स्टेट्स, लिस्ट ऑफ दिस, लिस्ट ऑफ दैट। तो लिस्ट जब ऑलरेडी दी हुई है तो उसको मेरे हिसाब से मल्टीपल टाइम्स आपको रीड करना चाहिए, तब नोट मेकिंग नहीं करना चाहिए। जब आपको इस तरीके से का कंटेंट दिया हो जिसमें लाइंस ज़्यादा हों, ठीक है, लाइंस ज़्यादा हों और पैराग्राफ ज़्यादा हों, वहाँ पे नोट मेकिंग करिए। जो टेबल्स बनी हुई है उनको नोट मेकिंग नहीं करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में है। तो टेबल है वो ऑलरेडी शॉर्टेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, उसको रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है, उसी को दोबारा लिख देना नोट मेकिंग नहीं है। नोट मेकिंग ये कहलाता है कि जब आपको पैराग्राफ फॉर्म में कुछ दिया हो उसको आप नोट मेकिंग करें। जी, एक एग्जाम्पल मैंने बनाया था कि जैसे मनसबदारी सिस्टम है, मनसबदारी सिस्टम को टेबल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो अवधारणाओं पर आधारित है, उसमें डेफिनेशन है, उसमें कई सारे टर्म्स हैं। तो टर्म्स और टर्मिनोलॉजी जिसमें होती हैं, टर्म्स वगैरह, तो उसमें आप इस तरीके के नोट बना सकते हैं डायग्राम वाला। उसमें एक डायग्राम बनाइए कि ये मनसबदारी व्यवस्था है, इसमें वंशानुगत नहीं होता था मनसबदार का पद। मनसब का अर्थ क्या होता है? रैंक होता है, ठीक है। दुअस्पा सिंहस्पा की शुरुआत किसने की? इस तरीके से लिखिए, फिर इसमें आप उसमें ऐड करिए फैक्ट की जहांगीर ने की। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मनसबदार के कार्य क्या थे कि उसके सिविल फंक्शंस भी थे और मिलिट्री फंक्शंस भी थे। नियुक्ति कैसे की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तजवीज़ कहलाती है। वेतन किस तरीके से मिलता था मनसबदार को? नकदी के रूप में और जागीरदार के रूप में, जागीर के रूप में। तो ये सब आपको हमारे जो है मॉड्यूल्स में मिल जाएगा। मॉड्यूल में ऑलरेडी सब गिवन है, लेकिन वो पैराग्राफ फॉर्म में तो आप इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए। जो चीज़ टेबल में है उसको मल्टीपल रीडिंग के लिए छोड़ दीजिए, उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करिए। टेबल के नोट्स नहीं बनाइए। जो टैबुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है उसको मल्टीपल टाइम्स आप रीड करिए खाली। कुछ गलतियां आपको नहीं दोहराना है, जो पहले लोग कर चुकते हैं उनका कट ऑफ नहीं निकलता है। परीक्षा में जानकारी को आपको पहचानना, आइडेंटिफाई करना है, इसी को एमसीक्यू बेस्ड पेपर कहते हैं। जब आपको पूरी चीज़ बताई जाती है, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें आपको पहचानना होता है सही है या फिर नहीं। तो इसमें जो है आपको लिखना नहीं है, कोई ऐसे पेपर नहीं है, ये आपका रिटन पेपर नहीं है, ये जो है लिखित पेपर नहीं है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है, जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया कि आपको चीज़ों को पहचानना है, आपको उनको याद या फिर कंठस्थ नहीं करना है। कहीं पर भी सिलेबस में याद टर्म आपने नहीं देखा होगा, या फिर स्टूडेंट नीड टू मेमोराइज द थिंग ऐसे नहीं लिखा होगा। मेमोराइज कर रहे ही नहीं, मेमोराइज आप कर ही नहीं सकते हैं। जो सिलेक्ट हो चुके हैं उन्होंने नहीं मेमोराइज किया है, जो आगे सिलेक्ट होंगे इस वैकेंसी में वो भी मेमोराइज नहीं करेंगे। इनको प्रिपेयर किया जाता है। जितने भी तत्सम तद्भव है या फिर एंटोनिम सिनोनिम है या फिर जितने भी डेफिनेशंस है, आप उसको प्रिपेयर करने का काम करेंगे। उसी पर आधारित जो है आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाता है। जैसे हमने मनसबदारी की यहाँ पर बात की थी, मनसबदारी में आपसे किससे कैसा क्वेश्चन आएगा? मनसबदार में आपसे पूछेंगे मनसब का अर्थ जो है मुगल पीरियड में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मनसब का अर्थ जो है पद या फिर रैंक होता है। तो इस तरीके से इसी अवधारणाओं पर जो है क्वेश्चन आधारित होंगे, इनकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो सब कुछ तैयार होगा, और उतना तैयार हो जाएगा कि आपका कट ऑफ निकल सके। आपका फोकस जो है वो कट ऑफ पे होना चाहिए। हमारा टारगेट है कट ऑफ,
ठीक, कट ऑफ हमको क्लियर करना है, अपनी टाइपिंग देनी है, टाइपिंग की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यहाँ पर हमने खाली पार्ट 1 के कह सकते हैं पूरे सिलेबस के बारे में बात की है। टाइपिंग का क्षेत्र जो है आपको संभालना है स्टूडेंट को, तो टाइपिंग पर भी आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। टाइपिंग में ज़्यादा कुछ बहुत स्पीड तो मांगी नहीं गई है, फिर भी रेगुलर प्रैक्टिस आपको जरूर करते रहना चाहिए। एक हफ्ते में एक बार जो है आप टाइपिंग को दीजिए समय, और उसमें 2 घंटे जो है टाइमर के साथ या फिर जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उस पर आप टाइप कीजिए। तो सिलेबस की सिर्फ तैयारी होती है, और तैयारी वैसे होती है जैसे हमने अभी यहाँ पर पूरा डिस्कस किया। तैयारी होती है आपकी रीडिंग के साथ, आपको पास कंटेंट होना चाहिए पूरे सिलेबस के अनुसार, अपडेटेड लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का होता है, जिस वजह से आपने पेड बैच लिया है। अब आपको जो है मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है उसमें से जो हमने पेड कुछ दी है, जो टेस्ट सीरीज आएगी आपकी उससे आपको प्रैक्टिस करना है और रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास पहले से कि टेस्ट टाइम शेड्यूल के हिसाब से पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया जाएगा। टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा, इसको आपको पीडीएफ फॉर्म में अटेम्प्ट करना पड़ेगा खुद से टाइमर लगा करके। और टेस्ट सीरीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर एग्ज़ाम डेट यहाँ पे आती है इस बीच, तो टेस्ट सीरीज़ प्रीपोन की जाएगी या फिर पोस्टपोन की जाएगी, उसमें रिसेंट करंट अफेयर शामिल करने के लिए। मतलब अगर एग्ज़ाम डेट आगे की होगी तो रिसेंट करंट अफेयर को शामिल किए जाने के लिए उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, और अगर एग्ज़ाम डेट पहले आ गई तो उसको प्रीपोन किया जाएगा। 80 डेज़ का मॉड्यूल देने जाने के बाद ही आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल सकते हैं, उससे पहले आप नहीं दिए जा सकते हैं। उसके पहले आप बार बार इसके बारे में क्वेरी मत भेजिएगा। सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको जो है मॉड्यूल फॉर्म में कंप्लीट होने के बाद 80 दिवस बाद ही जो है दिए जा सकते हैं, ठीक है। और डिस्कशन ग्रुप जो चलेगा उसमें आप HCRO का जो ये सिलेबस है जो हमने आपको दिखाया शुरुआत में, इससे संबंधित डाउट ही आप इसमें पूछेगा। इससे संबंध में आप कोई भी डाउट पूछेंगे विदिन 6 आवर्स जो है आपको उसमें रिप्लाई किया जाता है। मेंबर्स अपने डाउट कहाँ पूछेंगे? जिन मेंबर्स के पास जो है डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट है, या फिर जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, उनको डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया गया होगा, तो उस ऐड किए गए ग्रुप में आप अपने डाउट भेजेंगे। वहाँ पर पूरा एडमिन पैनल होता है, उसमें एक्सपर्ट एडमिन होते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आपका कोई भी डाउट होगा, जो भी आपके सिलेबस में पॉइंट लिखे हुए हैं A से लेकर L तक, उसमें कोई भी आपका डाउट है, फैक्चुअल डाउट है, कंसेप्चुअल डाउट है, लेकिन होना चाहिए वो सिलेबस से एसोसिएटेड। तो कोई भी आपका डाउट है आप वहाँ पर भेज सकते हैं। और मैं जैसे कि मैंने बताया कि विदिन 6 आवर्स यानी 6 घंटों के भीतर जो है आपके डाउट को सॉल्व करके दिया जाएगा, जो है टेक्स्ट फॉर्म में, PDF फॉर्म में, जो है वॉइस नोट बना करके या फिर शॉर्ट वीडियो बना करके विदिन 6 आवर्स जो है आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। अब कुछ ऐसे भी मेंबर हो सकते हैं जिन्होंने जो है डिस्कशन ग्रुप में एडमिशन नहीं लिया होगा, या फिर ओनली स्टडी मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज का ग्रुप लिया होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना डाउट इस नंबर पर भेज सकते हैं। ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसमें केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप अपना ग्रीवेंस भेज सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो यहाँ पर भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में आप यहाँ पर भेजिएगा। विदिन 24 आवर आपको यहाँ पर आपके डाउट का रिजोल्यूशन दिया जाएगा। इस वाले डिस्कशन ग्रुप में आप कभी पूछ सकते हैं, विदिन 6 आवर्स आपका डाउट सॉल्व करके दिया जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन या फिर अपडेट भेजते हैं, तो उसके लिए पेड क्विज ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन रखिएगा, उसके नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ठीक है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो भी पेड ग्रुप पे आपको ऐड किया गया है, डिस्कशन ग्रुप चाहे तो आप म्यूट कर सकते हैं, सबके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जिससे जो भी फर्दर अपडेट हो आपको मिल जाए। जैसे कई बार हम जो है करंट अफेयर के ग्रुप, करंट अफेयर से संबंधित या फिर पेड क्विज संबंधित कोई क्लैरिफिकेशन भेजते हैं, तो आपको हम लोग ग्रुप में भेज देते हैं, क्विज वाले ग्रुप में, लेकिन आप लोग उसको देख नहीं पाते हैं, तो बार बार उसी के बारे में डाउट रेस करते हैं जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाउट सॉल्व किया था आपके कुछ ग्रुप में, इसको डाल दिया था वीडियो में, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, हरदोई या फिर बदायूं। इसमें हर बुक में डाउट रहता है, इसको हमने प्रॉपरली क्लैरिफाई किया विद फैक्ट्स और विद रेलिवेंट प्रूफ, ठीक है। तो ये हमने आपको क्लैरिफाई कर दिया। ऐसे ही कुछ और वीडियोस आते रहते हैं इसमें, उसको देखा करिए, और कुछ भी क्लैरिफिकेशन होगा यहीं पर दिया जाएगा आपके पेड क्विज वाले ग्रुप में। जैसे ये डाउट था अर्बनाइजेशन इन इंडिया मॉड्यूल में, ये डाउट था कि ये जो डेफिनेशन है अर्बन एग्लोमरेशन की वो क्या होगी और वो कब से लागू हुई, 2001 से कि 2011 से। तो इसमें मैंने आपको डाउट बताया था। तो इस तरीके से ये इसको क्विज ग्रुप को लगातार फॉलो करते रहिएगा, इसका नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। और अब आप वीडियो नंबर 2 देख लीजिए। वीडियो नंबर 2 है पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, तो उसमें बताया गया जो है मॉड्यूल के बारे में, कैसे मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं आप। प्रिंट के बारे में बताया गया है कि रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद कैसे आप जो है PDF को प्रिंट कर सकते हैं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस आपको मानने होंगे ग्रुप के, और किस तरीके से फर्दर आपको स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा ग्रुप में, सब उसमें बताया गया है। अब आप वीडियो नंबर 2 देखिए, और कोई भी आपका डाउट है तो अब आप डिस्कशन ग्रुप में पूछिए, कॉलिंग नंबर पर अपना डाउट नहीं पूछिएगा।